नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका इस चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम पेरेटो अनुकूलतम, पेरेटो ऑप्टिमम के बारे में चर्चा करेंगे। पेरेटो अनुकूलतम जो कि वेलफेयर इकोनॉमिक यानी कल्याणकारी अर्थशास्त्र से संबंधित है, यानी ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। चूँकि कल्याणकारी अर्थशास्त्र का संबंध आदर्शात्मक या नॉर्मेटिव इकोनॉमी है उसके अंतर्गत है। जैसा कि एक इसका और है जो वास्तविक होता है, पॉजिटिव होता है, जिसकी हम पूर्व में जो चर्चा की है। ये जो कल्याणकारी है वो आदर्शात्मक है, यानी इसके अंतर्गत जो भी आर्थिक नीति है उसके अंतर्गत क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए लेकर बात की जा रही है। बड़ी विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे पेरेटो अनुकूलतम को लेकर। इसके अंतर्गत पेरेटो अनुकूलतम को जानने से पहले हम एक और बिंदु पर भी चर्चा करना चाहेंगे, जो कि है आंशिक संतुलन तथा सामान्य संतुलन। आंशिक जिसको पार्शियल इक्विलिब्रियम तथा सामान्य संतुलन जिसको जनरल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। जैसा कि हमने पूर्व में जैसे एक डिमांड की बात की जा रही है, एक कंज्यूमर की बात की जा रही है, एक उपभोक्ता की, एक उत्पादक की, जो भी चर्चाएं हमने पूर्व में की है वो सब क्या है, एक पार्शियल इक्विलिब्रियम यानी आंशिक संतुलन के अंतर्गत है। जहां हमने देखा कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो हमने किसी एक कमोडिटी, एक वस्तु को लेकर बात की गई है, जो कि आंशिक संतुलन की बात की जाएगी। यहाँ हम सामान्य संतुलन को लेकर बात करेंगे। एक से अधिक बाजार की चर्चा हम करेंगे, एक से अधिक वस्तुओं की बात करेंगे, जहाँ हम दो उपभोक्ताओं के बारे में बात करेंगे, उत्पादक के बारे में बात करेंगे, यानी एक से अधिक यानी एक साथ संतुलन की हम यहाँ चर्चा करते हैं। जो कि हम देखेंगे यहाँ ये किसके अंतर्गत आएगा, सामान्य संतुलन के अंतर्गत आएगा, जिसको हम जनरल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो पेरेटो से पहले हम इस बात की भी हमने चर्चा की कि दो प्रकार के विश्लेषण होते हैं, दो प्रकार के एनालिसिस होते हैं। एक तो आंशिक को लेकर जिसमें केवल और केवल एक को लेकर बात की जाती है, अन्य को हम कांस्टेंट लेकर बात करते हैं। जैसे हमने जो हम मांग का नियम होता है, लॉ ऑफ डिमांड जो होता है, उसके अंतर्गत हम देखते हैं एक वस्तु की कीमत और एक वस्तु की मात्रा को लेकर बात की जाती है। यहाँ विस्तृत रूप से इस पर बात करने जा रहे हैं। साथ ही हम देखें, यहाँ आप देखोगे कि जो पेरेटो है वो पहले अर्थशास्त्री है जिन्होंने तुष्टिगुण उपयोगिता के क्रमवाचक विचार के आधार पर कल्याणकारी अर्थशास्त्र का विचार प्रस्तुत किया है। जैसा कि आपने पूर्व में हमने एक कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच की बात की गई थी। यहाँ जो पेरेटो है उसने जो उपयोगिता है उसको लेकर जो यहाँ हम देख रहे हैं, मैंने पहले भी बताया, ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स को लेकर बात कर रहे हैं। और यहाँ वेलफेयर इकोनॉमिक्स के क्रमवाचक जो विचारधारा है, क्रमवाचक को ऑर्डिनल को लेकर यहाँ चर्चा की गई। तो साथियों यहाँ ध्यान में रखना कि जो पेरेटो है उसने कल्याणकारी जो अर्थशास्त्र है वो कौन सी अप्रोच को लेकर बात की है, क्रमवाचक विचार यानी ऑर्डिनल को लेकर बात की है। नोट में मैंने लिखा है कि पेरेटो ने तुष्टिगुण की मापनीयता, मेजरेबिलिटी तथा उसकी जो अंतर्वैयक्तिक तुलना के विचार को गलत सिद्ध किया है। जैसा कि हमने जैसे कि बात की है कि अगर तुष्टिगुण को मापा जाए, है ना, कार्डिनल के अंतर्गत हम मापते हैं, और साथ ही साथ अंतर्वैयक्तिक तुलना यानी एक उपभोक्ता अपने अंदर इस बात की तुलना करता है कि इससे मुझे उपयोगिता अधिक मिलेगी, और अलग अलग समय पर वो अलग अलग तरीके से उसका आंकलन करता है। तो जो अंतर्वैयक्तिक जो तुलना है, जिसको यहाँ हम कहेंगे इंटर इंडिविजुअल, है ना, जो कंपैरिजन करता है, उसको यहाँ उसने गलत साबित किया है। तो आप यहाँ इस बात को ध्यान में रखिएगा कि पेरेटो ने जो अपना वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात की गई है वो उपयोगिता के क्रमवाचक विचारधारा को लेकर बात की गई है। ठीक है, ऑर्डिनल को लेकर बात की गई। साथियों दूसरी बात यहाँ ध्यान में रखना कि पेरेटो ने जो भी पेरेटो जो ऑप्टिमम है वो पूर्ण प्रतियोगिता, यानी उसने ये माना है कि परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति रहेगी तभी ही अनुकूलतम कल्याण यानी ऑप्टिमम वेलफेयर प्राप्त किया जा सकता है। और इन बिंदुओं को हम डायग्राम के द्वारा, इक्वेशन के द्वारा स्पष्ट भी करेंगे कि किस प्रकार आखिरकार उन्होंने पूर्ण प्रतियोगिता को लेकर बात की। यहाँ से हम दो बिंदु निकल कर आ रहे हैं, एक तो जो उपयोगिता के क्रमवाचक विचारधारा को लेकर बात कर रहा है, और साथ ही यहाँ हमने बात की परफेक्ट कंपटीशन की बात की है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखना।
दूसरी हम यहाँ देखें कि पेरेटो की जो सामाजिक अनुकूलतमता है, जिसको सोशियल ऑप्टिमम कहा जाता है, सोशियल ऑप्टिमम यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो वो कौन सी स्थिति होगी? वह स्थिति है जिसके अंतर्गत जो साधन हैं यानी इनपुट्स हैं और जो आउटपुट्स हैं उनका रीअलोकेशन यानी पुनर्आवंटन किया गया, उनको बिल्कुल पूरी तरह से आवंटित कर दिया गया, बांट दिया गया। ऐसा करने पर बिना किसी व्यक्ति को हिंतर किए हुए किसी अन्य व्यक्ति को श्रेष्ठतर यानी बेटर ऑफ करना संभव नहीं होता है। यहाँ इसको हम डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे और ये प्रश्न बनता है कि सामाजिक अनुकूलतम स्थिति कौन सी है। तो साथियों, इसको थोड़ा सा इस तरह हम डायग्राम से तो बात करेंगे, लेकिन हम ये देखें जैसे ये कोई ए स्थिति है, ये ए सिचुएशन है, वो पेरेटो के अनुसार जितनी भी जो उसके इनपुट्स है आउटपुट्स है उनका बिल्कुल पूरा का पूरा यूज हो गया है। अब इससे ज़्यादा अच्छी स्थिति में वो नहीं लाया जा सकता। ठीक है, अब यहाँ वो कहना चाहता है कि इस बी व्यक्ति को अगर बेटर ऑफ, अगर श्रेष्ठ स्थिति में लाना हो तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं हो कि एक की स्थिति वैसी की वैसी रहे, एक ए जिस सिचुएशन में है वैसा का वैसा रहे और बी की स्थिति हम बेटर कर सके, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि सामाजिक अनुकूलता यानी ऐसी स्थिति है जहां उनके साधनों का इनपुट्स का पूरा उपयोग हो गया है। ठीक है, अगर बी को बेटर स्थिति में लाना हो तो ए की कहीं ना कहीं उसकी जो भी स्थिति है या उसकी जो उपयोगिता है जो उसको कहीं ना कहीं कम होना करना पड़ेगा। तो यही बात यहाँ ये कह रहा है कि बिना किसी व्यक्ति को हिंतर किए हुए किसी अन्य व्यक्ति को अगर श्रेष्ठतर बेटर ऑफ करना संभव नहीं है। ठीक है, अगर पेरेटो के अनुसार सामाजिक अनुकूलतम सोशल ऑप्टिमम की स्थिति है, तब क्या होगा? अगर किसी दूसरे की स्थिति में बेटर स्थिति करनी है तो बी जो सेकंड पर्सन है उसकी स्थिति में कहीं ना कहीं गिरावट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है इसके अनुसार। आप यहाँ इस बात को समझ गए होंगे सामाजिक अनुकूलता। इसको हम डायग्रामेटिक भी बात करेंगे। ठीक है, दूसरा उसके अंतर उन्होंने पेरेटो एक मानदंड किया है। उन्होंने पेरेटो मानदंड के अनुसार यदि कोई परिवर्तन किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, ये दूसरी स्थिति हो गई है ना। पेरेटो सामाजिकता अनुकूलतम आपने देख लिया, सोशल ऑप्टिमम, इसमें तो क्या होगा? अगर ऐसी स्थिति पर अगर सोशल ऑप्टिमम की स्थिति है तो अगर ए की बेटर स्थिति करनी है या बी की बेटर स्थिति करनी है तो ए की स्थिति में कहीं ना कहीं गिरावट आएगी, ये चीज़ है। लेकिन यहाँ देखिएगा पेरेटो मानदंड के अनुसार यदि कोई परिवर्तन किसी को हानि नहीं पहुंचाता तथा कुछ लोगों को बेटर ऑफ की स्थिति में या श्रेष्ठतर बनाता है अर्थात उनकी संतुष्टि को बढ़ाता है तो ये इम्प्रूवमेंट कहलाएगा। यानी अभी वह है जो मान लो कि समाज है, सोशल है, अभी ऑप्टिमम की स्थिति में नहीं आया। अगर अभी भी उसमें सुधार हो रहा है, अगर किसी को हानि पहुंचाए बिना भी दूसरा व्यक्ति को एक अच्छी स्थिति में लाया जा रहा है तो अभी भी उसमें सुधार की आवश्यकता है। इसको इम्प्रूवमेंट बोला गया। दोनों में अलग अलग स्थिति है। तो जो सोशल ऑप्टिमम है, जो मैंने पहली स्थिति आपको यहाँ बताई है कि पहली स्थिति जो है वो ही है ये वाली, ये है। ठीक है, ये आपका इम्प्रूवमेंट है। जैसा कि बुमोल ने भी एक अपना कोटेशन दिया है कि कोई परिवर्तन जो किसी को हानि नहीं पहुंचाता और कुछ लोगों को, चाहे वो उनके स्वयं के अनुमान में हो, चाहे वो खुद उसका आंकलन कर रहा है, क्रिटिसिज्म कर रहा है, तो श्रेष्ठ बनाता है तो आवश्यक रूप में वो सुधार ही समझा जाएगा, इम्प्रूवमेंट समझा जाएगा। यानी ऑप्टिमम स्थिति नहीं, ऑप्टिमम है तो एक बेटर स्थिति है, उस स्थिति से अधिक श्रेष्ठ नहीं हो सकती। अगर किया जा रहा है तो दूसरे को कहीं ना कहीं हिंतर करना होगा। तो ये स्थिति आप थोड़ा सा समझिएगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे। डायग्राम के माध्यम से भी इसको समझेंगे। अब देखिएगा यहाँ एक डायग्राम, तो इसको समझिएगा कि जो पेरेटो है उसने एक एजवर्थ बॉक्स है उसका प्रयोग किया गया है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया था कि पेरेटो ने जो अपना ये एक अपनी जो स्थिति है सामान्य संतुलन की, जनरल इक्विलिब्रियम की जो स्थिति है वो किसके द्वारा व्यक्त किया गया है? तो एजवर्थ जो बॉक्स है उसके माध्यम से इसका एजवर्थ बॉक्स का यहाँ प्रयोग किया गया है। इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या है कि आप यहाँ देख रहे हो ये एजवर्थ बॉक्स है और इसमें क्या है कि एक आयताकार बॉक्स में है और इसमें लिमिट है।
मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की लिमिट देखेंगे, ये भी एक निश्चित है, यहाँ से यहाँ तक की लिमिट देखेंगे, वो भी यहाँ से यहाँ की ये लिमिट है एक तरीके से, ठीक है। तो एक निश्चित मात्रा यहाँ लेकर बात की जा रही है, इस बात को तो आप थोड़ा समझिएगा। अब ये एजवर्थ बॉक्स हमें कह क्या रहा है उसको आप देखिएगा कि जैसा कि आपने कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच पहले पढ़ा होगा, है ना, जिसमें कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बात की गई है, ठीक है। यहाँ चूंकि हमने पेरेटो को पढ़ा है, ये एक क्रमवाचक ऑर्डिनल अप्रोच को लेकर चल रहा है। ऑर्डिनल अप्रोच में हमने जो आपका उदासीनता वक्र है, इंडिफरेंस कर्व है, उसको देखा है। यहाँ हम इस ओ ए पॉइंट को देखेंगे तो एक व्यक्ति लिया, जिस ए व्यक्ति ले रहे हैं उसके लिए ये हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से ये दो अक्ष हैं, एक एक्स अक्ष है एक वाई अक्ष है। इसमें एक तरफ एक्स कमोडिटी है एक तरफ वाई कमोडिटी, और एक दूसरा व्यक्ति हमने यहाँ दर्शाया है, ठीक है, ओ बी, ठीक है। इसका ठीक उल्टा है, आप इसको उल्टा करके देखोगे ना तो यहाँ इसके लिए ये एक्स कमोडिटी यहाँ है और वाई कमोडिटी यहाँ, और इनकी एक निश्चित मात्रा है, क्योंकि एजवर्थ बॉक्स है वो एक निश्चित मात्रा को लेकर बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां हम देखें, इसमें हम यहां देखें तो ये एक परसविंदा वक्र, जिसको कॉन्ट्रैक्ट कर्व हम कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर्व है ये वाला। यहाँ से ये ओ ए से ओ बी ये जो लाइन है ये वाली ये है, ठीक है, जिसको संघर्ष वक्र भी, कॉन्फ्लिक्ट कर्व भी कहा जाता है। इसको इसलिए ये नाम क्यों दिए गए हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ हम देखें इसमें कि अगर यहाँ ए व्यक्ति की बात करें तो ए व्यक्ति का ये मूल पॉइंट है जो यहाँ है, ठीक है, और इसके ये क्या है, इनडिफरेंस कर्व है, ठीक है। अब इस इनडिफरेंस के जैसे जैसे वो ऊपर जाता जाएगा उसकी जो संतुष्टि है, सर्टिफिकेशन है, वो बढ़ता जाएगा। और इधर उल्टा हम लें तो बी पॉइंट का ये है और उसको लेकर ये है इनडिफरेंस कर्व बी वाले, और जैसे जैसे इधर बढ़ता जाएगा तो बी की बढ़ेगी और ए की घटेगी, ठीक है। अब इन दोनों के इनडिफरेंस कर्व है, ए व्यक्ति के इनडिफरेंस कर्व है और बी व्यक्ति के इनडिफरेंस कर्व है, जहाँ जहाँ स्पर्श कर रहे हैं उनसे मिलती हुई ये एक लाइन खींची गई है, जिसको हम परसविंदा वक्र, कॉन्ट्रैक्ट कर्व या संघर्ष वक्र, है ना, कॉन्फ्लिक्ट कर्व भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा कि अगर इस स्थिति से ए स्थिति से इस बी स्थिति पर जाएगा तो निश्चित रूप से ए की संतुष्टि में वृद्धि होगी, सर्टिफिकेशन में, और बी की में क्या होगी, कमी होगी, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार से एक संघर्ष को दर्शा रहा है, यहाँ इस बात को आप समझिएगा। अब पेरेटो के अनुसार क्या है कि अगर इस पर इनके जो स्पर्श बिंदु है यहाँ, ये है सोशियल ऑप्टिमम की स्थिति। अगर यहाँ है तो इसका मतलब इसमें किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाएंगे तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति की तो जो यूटिलिटी है उसमें वृद्धि होगी, एक की में क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। ये सोशल ऑप्टिमम की स्थिति को लेकर बात की जा रही है, ठीक है। अब इन बिंदुओं पर क्या होगा, एक और स्थिति हम देखें यहाँ कि ये वाली, तो ये जो इंडिफरेंस कर्व है उसके स्लोप को दर्शा रहा है, और इंडिफरेंस के स्लोप को हम देखते हैं कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर, है ना, रेट ऑफ मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये ए व्यक्ति की और बी व्यक्ति, क्योंकि यहाँ हम देखें सोशल ऑप्टिमम कहाँ होगा, जब ये दोनों की जो एमआरएस है वो क्या होगी, बराबर होगी। और हमने पूर्व में ये भी देखा था कि एमआरएस जो होती है एक्स वाई, जो किसके जो बजट लाइन है उसके स्लोप के बराबर होती है। इसका मतलब ये दोनों जो एम आर एस एक्स वाई, ए का बी का, और यहाँ हम लिख सकते हैं पी एक्स अपॉन पी वाई, पी एक्स अपॉन पी वाई, जो कि हम देखें केवल एक वस्तु की कीमत को दर्शाता है, तब तो उसको कौन सी कीमत कहते हैं, एब्सोल्यूट कीमत, है ना, निरपेक्ष। लेकिन यहाँ दोनों कीमत दर्शा रहे हैं, अनुपात में दर्शा रहे हैं, पी एक्स अपन पी वाई। इसका मतलब ये कौन सी प्राइस को दर्शा रहे हैं, सापेक्ष कीमत को, रिलेटिव प्राइस को लेकर बात की जाती है। यानी ये बात भी आप ध्यान में रखना कि पेरेटो के अंदर कौन सी प्राइस को लेकर बात की जाती है, रिलेटिव प्राइस को लेकर बात की जा रही है, सापेक्षिक को लेकर जा रही है। अगर यहाँ हम बात करें
अगर अक्स वस्तु की कीमत में कमी हुई तो अक्स वस्तु की मांग मात्रा में क्या हुई, वृद्धि हुई। अक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई तो अक्स वस्तु की मांग मात्रा में कमी हुई। केवल एक वस्तु की कीमत की बात कर रहे हैं तब तो वो तो हो गई निरपेक्ष कीमत, जिसको एब्सोल्यूट प्राइस कहा जाता है। लेकिन यहाँ दोनों वस्तुओं की कीमत के अनुपात को लेकर बात की जा रही है, इसलिए यहाँ इसको कहेंगे हम सापेक्ष कीमत, यानी रिलेटिव प्राइस को लेकर यहाँ बात की जा रही है। इस बात को भी आप ध्यान में रखना। और हमने जो सामान्य संतुलन है उसकी बात कर ली, क्योंकि जनरल इक्विलिब्रियम को लेकर बात की जा रही है यहाँ, ठीक है। क्योंकि आंशिक जो इक्विलिब्रियम है, जिसको पार्शियल इक्विलिब्रियम कहा जाता है, वो तो हमने जो पूर्व में जितने भी हैं, जैसे मार्केट पर चर्चा की जाती है, एक उपभोक्ता के एक उत्पादक, तब तो हम आंशिक को लेकर बात करते हैं, किसी एक वस्तु की बात करते हैं, अन्य को हम कांस्टेंट लेकर बात करते हैं। लेकिन यहाँ हम जैसे यहाँ दो उपभोक्ता ले रहे हैं, इसका मतलब ये किसके अंतर्गत आ गया, सामान्य संतुलन, जनरल इक्विलिब्रियम के अंतर्गत आ गया। ये यूनिक संतुलन को नहीं दर्शाता। यूनिक अब क्यों नहीं दर्शाता, उस बात की भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम देखें, ये प्रश्न पूछा जाता है एमआरएस एक्स वाई ए व्यक्ति, एमआरएस एक्स वाई बी व्यक्ति। तो पेरेटो के अंतर्गत उपभोग का जो सामान्य संतुलन है वो कहाँ स्थापित होगा, दोनों उपभोक्ताओं के जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है, रेट है, वहाँ जहाँ दोनों के बराबर हैं वहाँ ये सोशियल ऑप्टिमम कंजप्शन को लेकर दर्शा रहा है, कंजप्शन को लेकर। अब ये देखिए, यहाँ ये कोई पॉइंट है, ये सी पॉइंट की बात करें, ठीक है। अब यहाँ से अगर इस स्थिति पर जाए, आर पर जाए या एस पर जाए, ठीक है। अब इस थोड़ा सा इसको आप गहराई से देखना कि इस सी से मान लीजिए बी पर जा रहा है, बी पर जा रहा है, तो यहाँ आप देखोगे कि ये सी पॉइंट है, वो क्या है कि जो ए उपभोक्ता है उसके A2 जो इंडिफरेंस कर्व है उसको काट रहा है, ठीक है। और यहाँ इसकी बात करें तो हम इसके कौन से के, ये हो गया इसका B1 और ये हो गया B2, यानी ये इसके B2 इंडिफरेंस कर्व को काट रहा है। अब इससे इस पर गया R पॉइंट पर, तो यहाँ आप देखोगे कि जो A व्यक्ति है, A व्यक्ति की जो संतुष्टि है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं रहा, क्योंकि वो A2 पर ही है, यहाँ से यहाँ पर गया। लेकिन B व्यक्ति की जो सर्टिफिकेशन लेवल है उसमें वृद्धि हुई, क्योंकि वो कहाँ B2 पर था और बढ़कर कहाँ आ जाएगा, ये B4 पर आ जाएगा, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। इसका मतलब ये एक प्रकार से इम्प्रूवमेंट को दर्शाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ देखेंगे कि A की संतुष्टि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन B की में वृद्धि हुआ, ठीक है। दूसरी स्थिति हम यहाँ देखें कि अगर इससे इस पॉइंट पर जाए, सी से एस पर जाए, तो सी से एस पर जाएगा तो बी की यूटिलिटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन ए की यूटिलिटी क्या हो जाएगी, इस तरफ जाते ही बढ़ जाएगी, तो ये भी इंप्रूवमेंट को दर्शाएगा। लेकिन आप एस से टी पर जाओ, एस से ई पर जाओ, ई से आर पर जाओ, तो यहाँ इन बिंदुओं पर जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि किसी एक व्यक्ति की जो संतुष्टि लेवल है, सर्टिफिकेशन लेवल है, उसमें तो वृद्धि होगी, लेकिन दूसरे की में क्या होगी, गिरावट होगी। अगर ई से एस पर जाएंगे तो क्या होगा, ए की संतुष्टि लेवल में वृद्धि होगी लेकिन बी की घटेगी। लेकिन एस टी से अगर आप इधर वापस इधर आ रहे हो, एस से ई की तरफ आ रहे हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बी की बढ़ेगी और ए की घटेगी। इसका मतलब ये जो लाइन है जिसको हमने परसंविदा वक्र कहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर्व कहा है को, है ना, तो जिसको संघर्ष कर्व भी कहा है, कॉन्फ्लिक्ट कर्व भी कहा है, वो दर्शाएगा पेरेटो ऑप्टिमम, जो सोशल ऑप्टिमम है उसको दर्शाता है। और यहाँ हम देखेंगे कि क्या होगा, एमआरएस एक्स वाई ए व्यक्ति की और एमआरएस एक्स वाई बी व्यक्ति की बराबर होगी, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे अगर इन बिंदुओं पर कहीं पर होगा, लेकिन यहाँ हम प्रारंभिक जो पॉइंट है उसके आधार पर कह सकते हैं कि आर और एस के बीच कहीं, आर ई और एस पर वो कहीं ना कहीं कोई भी बिंदु वो प्राप्त करता है तो वो क्या होगा, अब उसके अनुसार सोशल ऑप्टिमम को दर्शाएगा, पेरेटो ऑप्टिमम को वो दर्शाएगा। लेकिन यहाँ हम एक बात को और समझें कि मैंने आप लोगों को इस बात को बताया है कि इस सी पॉइंट पर से इधर जा रहा है तो वो सोशल ऑप्टिमम की स्थिति नहीं है, वो एक प्रकार से इम्प्रूवमेंट है। लेकिन इस पर कहीं ना कहीं स्थिति होगी तो वो क्या होगा, वो सोशल ऑप्टिमम की स्थिति होगी। और चूंकि यहाँ आप देखोगे पेरेटो इस बात की कहीं भी
जानकारी नहीं दे पाता कि इसमें से कौन सा है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट प्राप्त होगा। वो केवल यही बता सकता है कि इन बिंदुओं के बीच में कहीं ना कहीं वो सोशियल ऑप्टिमम की स्थिति होगी। किसी एक निश्चित बिंदु को बताने में वो असफल रहता है, इसलिए ही मैंने यहाँ लाइन लिखी है कि वो यूनिक संतुलन स्थिति नहीं बता पाता है। अब हम आगे इसके अंतर्गत जो उपभोग के बारे में तो मैंने बताया, उत्पादन के बारे में बताया, विभिन्न प्रकार के जो भी इससे संबंधित अलग अलग बिंदु है जहाँ ये अपने ऑप्टिमम की बात कर रहा है, जिनको हमने सीमांत मार्जिनल कंडीशन कहा है, उनके बारे में भी बात करेंगे, विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। पेरेटो से संबंधित 1-2 वीडियो बन सकते हैं। और आपको ये कैसा लगा उसके बारे में एक कमेंट करके जानकारी दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।